बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th की फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और इससे पहले हम बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर 9th और 10th के रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पे लेक्चर अपलोड होंगे उसका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए ताकि वो बारी भरकम जो फीस और डिफरेंट अकेडमीज़ में अदा करके इन तमाम लेक्चर्स को ले रहे हैं और अपने नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं, सेम उसी पैटर्न को हम पूरे का पूरा यूनिट A to Z डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आपको उन अकेडमी से छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो इन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़हनीत के मुताबिक पॉज करके स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा करके इन लेक्चर्स को सुन के अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आज हम 9th की फिजिक्स के यूनिट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें डायनामिक्स को हम डिस्कस करेंगे और डायनामिक्स में क्या कुछ चीज़ें आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं एज यूजुअल कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकेंगे, किस किस बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे, किसके बारे में आप जान सकेंगे, ये सारे की सारे आपको मंदरजा ज़ात दिए गए हैं इस यूनिट से हवाले। तो इसमें सबसे पहले है मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया, फ्रिक्शन और सेंट्रली जो है ना आप फोर्स की तारीफ कर सकेंगे। सेकंड आपका नीचे दी गई मसबात को इस्तेमाल करके मशक़ी सवालात हल कर सकेंगे। ये आपको मसबात है जिनके फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और स्लैश चेंज इन टाइम यानी कि ओवर द टाइम चेंज इन टाइम। ये आपको यहाँ पे मतलब एक मसबात दी है जिसकी वजह से आपने प्रॉब्लम्स हल करनी है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट और इसके साथ साथ न्यूटन के मोशन के कवानीन को बयान कर सकेंगे। नंबर 4 पे आप मास और वजन में फ़र्क कर सकेंगे और जैसा कि यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू एम ए यानी कि मोमेंटम और एक्सेलरेशन यहाँ पे इसको जो दी गई है और मदद से सवालात हासिल हल कर सकेंगे। ये जो आपको इक्वेशन यहाँ पे दी गई है ये भी फार्मूला है। इसके अलावा आपने जो मास और वजन में फ़र्क करना है और उसकी मदद से मशक़ी सवालात हल करने हैं और कैलकुलेट टेंशन और एक्सेलरेशन और न्यूटन के दूसरे कानून की मदद से फ्रैक्शन पुली से गुजरती हुई डोरी के सिरों से मुंसलिक दो अजसाम की मोशन के दरमियान डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन को आप मालूम कर सकेंगे। इसके अलावा आपने मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून बयान करना है। इसके अलावा आपने दो अजसाम के टकराव में मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके साथ साथ जो इस यूनिट में क्या है कि वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की मदद दो अजसाम में टकराव के बाद उनकी वेलोसिटी आप मालूम कर सकेंगे। इसके टायरों की सतह, रोड की हालत और स्किडिंग और ब्रेकिंग फोर्स के हवाले से गाड़ियों की हरकत पर जो फ्रैक्शन के असरात होते हैं उसके बारे में आप जान सकेंगे इस यूनिट में। इसके साथ साथ आपने जो सेकंड लास्ट है ये बता सकेंगे रूलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग फ्रैक्शन के मुकाबले में बहुत कम होती है और इसमें फ्रैक्शन को कम करने के मुख्तलिफ तरीकों की आप फहरिस्त भी तैयार कर सकेंगे ये वाला। इसके साथ साथ इसका तल्क जो साइंस की 4th क्लास की साइंस के साथ और फर्स्ट ईयर की साइंस के साथ ये मोशन एंड फोर्स का तल्क है। इसके अलावा फोर्स एंड मोशन का ये दोनों की दोनों सब्जेक्ट इन क्लासेस के साथ भी इसका कंसर्न है और इसका तसव्वुराती ख्यालात इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ आपने जनाब वाजिया कर सकेंगे यानी कि आपने मोशन को वाजिया करना है एक मनही रास्ते पर जो कर्व्ड पाथ है पर किसी जिस्म के मोशन और इस पर अमल करने वाली एक जो फोर्स होती है उसकी क्या वजह होती है और जो मोशन के सिमत की तब्दीली और उसकी स्पीड के मतलब आप जान सकेंगे। इसके अलावा आपने जो आपको यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया था उसको मतलब सर्कल मूविंग यूजिंग एम बी स्केयर ओवर आर इसको इस्तेमाल करते हुए आप सेंट्रीपेटल की जो ताकत है यानी कि आपने जो फोर्स मालूम करनी है सेंट्रीपेटल की वो इसको बयान कर सके। इसके अलावा आपने ये बयान करना है कि आप बस में सवार हों और बस अचानक चल पड़ती है, बस अचानक जो है ना रुक जाती है, अचानक बाएं तरफ मुड़ जाती है। इसमें कहानी लिख सकेंगे कि आप ऐसे ख्वाब की जो हर तरह के फ्रिक्शन के अचानक गायब होने से रोनमा होते हैं और वाक़या से मतलब ये सारी की सारी लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ आप इस काबिल होंगे जनाब इस चैप्टर को पढ़ के, इस यूनिट को पढ़ के कि किसी ट्रॉली का मुख्तलिफ स्लोप वाली सतहों पर मुख्तलिफ वजन उठाकर स्लाइड करने पर सैपलिंग बैलेंस की मदद से वजन और फ्रिक्शन के दरमियान जो ताल्लुक की निशानदही कर सकेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के जो कनेक्शन है आपस में उसके मतलब आप जान सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आप इंसान, बेजान, एशिया और गाड़ियों की मोशन के हवाले से डायनामिक्स के असूल की निशानदही इसमें कर सकेंगे और
मसलन गेंद को ऊपर की तरफ फेंकने से तैराकी, कश्ती, रानी और रॉकेट के मोशन का तजिया कर सकेंगे। इसके साथ साथ हिफाजती आलात मसलन नाजुक एशिया की पैकिंग, क्रिम्पल जोन और सीट बेलेट्स के इस्तेमाल से मोमेंटम में होने वाली कमी की निशानदही कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपने अमली ज़िंदगी में फ्रैक्शन के फ़वाइद और नुकसानात जो हैं इनके फ्रैक्शन को ज़्यादा या कम करने के लिए इसको बयान कर सकेंगे। मसलन कार के टायरों की सतह पर बनाने के डिज़ाइन, बाईसाइकिल चलाने, पैराशूट से उतरने वाले और डोरी गिरा में फ्रैक्शन के फ़वाइद, सनती मशीनों के मतहरक बाज़ोरों के दरमियान और एक्सल पर घूमने वाले पहियों के दरमियान फ्रैक्शन के नुकसानात वार से कम किए जाने वाले इन तमाम चीज़ों को आप जान सकेंगे। इसके अलावा आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को और इसका जो इस्तेमाल का हवाला, रोड बैकिंग की महफूज ड्राइविंग, वाशिंग मशीन का ड्रायर और क्रीम स्प्रिंटर निशानदही इसकी आप कर सकेंगे। इस तमाम के तमाम यूनिट में आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ के इस काबिल होंगे तो कि आप इन तमाम चीज़ों को जिसको हमने डिस्कस किया है आप इनके मतलब जान सकें। इसके साथ साथ इन काइनेमेटिक्स, हमने काइनेमेटिक्स के चैप्टर में मोशन और इसकी तब्दीली का मुताला किया, लेकिन हमारे इल्म में इस वक्त कोई भी अहमियत नहीं है जब तक कि हम मोशन की वजूहात को ना समझें। मैकेनिक्स की वो शाख्स है जिसमें हम किसी जिस्म मोशन के साथ इसकी वजूहात का मुताला कर सकेंगे, डायनामिक्स आपकी कहलाती हैं। और इस यूनिट में हम मोमेंटम का मुताला करेंगे। इसके अलावा मोशन की वजूहात और मोशन में जिस्म के मास के कदार का जायजा भी लेंगे। ये तहकीक फोर्स के तसव्वुर तक पहुँचने में हमारी रहनुमाई करती है। हम मोशन के कवानीन और उनके इतलाक़ का इसमें मुताला भी करेंगे, यानी कि मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस डायनामिक्स के कंटेक्स्ट में हम इसको देखेंगे। और फोर्स और इनर्शिया एंड मोमेंटम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप किसी भी जिस्म की हरकत को समझने के लिए न्यूटन के मोशन के कवानीन की बुनियादी अहमियत के हामिल है। इन कवानीन को ज़ेर बहस लाने से कबल मुनासिब यह कि हम चंद इस्लाहात मसलन फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को समझ लें। यानी कि न्यूटन के कानून को समझने से पहले ये तीन चीज़ें जिसको फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फोर्स है, और फोर्स क्या होती है, हम दरवाजे को अपनी तरफ खींचकर या धकेल कर इसमें कर सकते हैं, जैसा कि शक्ल 3.1 में दिखाया गया। जो ऊपर जो आपको शक्ल है सबसे पहले 3.2 है और 3.1 जो ऊपर होगी आप उसमें खुद को भी देख सकते हैं। मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो फिर 1-2 मिनट आपका और ज़ाया होगा, या आप हाँ जी 3.1 ऊपर है जैसा कि दिखाया गया है। और इसमें क्या होता है कि आप धकेलने से रेडी को मोशन में लाया जा सकता है, इसकी मोशन की सिमत को तब्दील किया जा सकता है। जब किसी भी चीज़ को आप धक्का देंगे, धकेलेंगे तो उसमें ज़ाहिर हरकत होती है, फिर चलती हुई रेडी को रोका जा सकता है। मसलन 3.2 में ये जो आपकी शक्ल है कि बैट्समैन अपनी तरफ आने वाली बॉल को हिट लगाकर उसकी मोशन की सिमत तब्दील कर रहा है, जैसा कि बैट्समैन यहाँ पे दिखाया गया है। जब उसको बॉल आती है तो आप उसकी तरफ आती है, उसकी डायरेक्शन और होती है, तो जब उसको हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन और चेंज हो जाती है। तो इस तरह ये मोशन की हरकत को हम समझ सकते हैं। और फोर्स में नॉट ऑलवेज यूज, ये ज़रूरी नहीं कि फोर्स हमेशा किसी जिस्म की हरकत ही दे। शक्ल 3.3 में जो है ना वो आप देख सकते हैं कि एक दीवार को धक्का लगाया जा रहा है और इसमें हरकत लाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो उसे हरकत दे सकेगा? एक गोलकीपर को अपनी तरफ आने वाली फुटबॉल को रोकने के लिए फोर्स सर्व करना पड़ती है। बस इस नतीजे पर पहुंचते हैं हम, दस वी अंडरस्टैंड दैट, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। ये भी फोर्स की ही एक आपको कंडीशन दिखाई दे रही है। तो इस तरह आप जनाब अपनी फोर्स की जो चीज़ें हैं, मतलब जो ताकत की चीज़ें हैं, जिसमें एक जो ताकत होती है, जो फोर्स होती है, मूव्स करती है और टेंस करती है, यानी कि उसके रुझान को आपको मूवमेंट की तरफ लेके जाती है, स्टॉप्स करती है, उसके ट्रेंड्स को स्टॉप करती है, उसके रुझानात को स्टॉप करती है। द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि वो जो बॉडी होती है उसकी मूवमेंट को वो रोकती है, उसकी हरकत को रोकती है, तो उसको हम फोर्स का नाम देते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ बलून, क्या होते हैं जब आप एक बलून को प्रेस करते हैं तो क्या वाक़या होता है? यू कैन कट एन एप्पल विद ए नाइफ बाय पुशिंग इट्स शेप, जब आप एक जो है ना वो एप्पल को यानी कि एक सेब को काटते हैं चाकू के साथ या छुरी के साथ, तो उसके जो शार्प एज होते हैं, यानी कि उसके जो तेज़ किनारे होते हैं, वो अप्लाई जब होते हैं सेब पे इनटू द एप्पल, जब उसको ताकत लगाई जाती है, दस से फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी ऑन विच, तो उसकी कंडीशन एट द हैपनिंग क्या होती है कि वो शेप कट जाता है और पहले वो गोल शेप होता है और बाद में उसकी शेप कट जाती है। तो इस तरह भी इसकी जो फोर्स की जो कुव्वत को आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनर्शिया। गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज इजी टू मूव और स्टॉप द लाइट ऑब्जेक्ट देन
हैवियर वंस। गलीलियो ने एक मुशाहदा किया कि वो आसानी से जो है ना किसी चीज़ को उसकी हरकत दे सकते हैं या रोक सकते हैं, जैसे कि लाइट ऑब्जेक्ट है और एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हैवियर वंस आप, और एक बारी की निस्बत हैवियर ऑब्जेक्ट और डिफिकल्ट जो एक बहुत वजनी जो ऑब्जेक्ट होता है या एक जिस पे हमने अमल करना होता है, मुशाहदा करना होता है, वो बहुत मुश्किल होता है टू मूव, उसको मूव करवाना। और एक वो मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप, या उसको ये भी मुश्किल होता है कि वो उसकी हरकत की हुई तो उसको स्टॉप करवाना है। न्यूटन कंक्लूडेड, न्यूटन ने इसमें जो नतीजा हासिल किया, एवरीबॉडी रेजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कि उसने ये साबित किया था कि हर इंसान उसकी जो रेजिस्ट है, यानी कि जो उसकी मज़ाहमत है, उसको चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ द रेस्ट, जब वो अपने को सुकून की हालत में होती है, रेस्ट की हालत में होती है, या यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही होती है, तो हर इंसान उसको जो है ना वो रेजिस्ट कर सकता है। ही कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज एन इनर्शिया। तो इस किस्म की जो प्रॉपर्टी है, इस किस्म के जो ख्वास हैं, इस बात को उन्होंने इनर्शिया का नाम दिया। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विद इट्स मास ग्रेटर द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर इट्स इनर्शिया। और यही जो बॉडी की यानी कि एक जिस्म की मास है, उसको रिलेट किया है जाके इनर्शिया के साथ। ग्रेटर इज द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर इट्स इनर्शिया। जब आप मास की जो मकदार है वो बढ़ेगी, तो आपका जो इनर्शिया है सेम इसी तरह वो भी बढ़ेगा। सो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी। इनर्शिया जिस्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जिसमें उसकी मज़ाहमत के साथ साथ जिसमें जो चेंज होता है, यानी कि तब्दीली होती है, खा वो स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में, यानी कि रेस्ट की हालत में होती है, या मोशन की हालत में होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड इनर्शिया। आइए देखते हैं कि इस इनर्शिया को किस तरह समझा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट 1 है, जैसे टेक अ ग्लास एंड कवर इट विद पीस ऑफ कार्डबोर्ड, यानी कि कार्डबोर्ड, एक गिलास लेते हैं 3.5 में जो है इस शक्ल को दिखाया गया था, और उसको एक कार्डबोर्ड के साथ हम ढक देते हैं, यानी कि ऊपर उसको कवर कर देते हैं कोइन के साथ। और नो फ्लिक द कार्ड हॉरिजॉन्टली विद ए जर्क ऑफ योर फिंगर, और यहाँ पे हम अभी अपनी उंगली के साथ उसको जर्क करते हैं हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। और डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड, क्या जो एक सिक्का है, यानी कि जो ऊपर जो सिक्का है कार्ड के ऊपर पड़ा है, वो कार्डबोर्ड के साथ मूव करेगा। द कॉइन डज नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया। तो यहाँ पे ये चीज़ साबित हो रही है कि वो इनर्शिया की वजह से, यानी कि वो उसमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, और उसमें थोड़ा बहुत जो उसकी यानी कि वो चेंज की जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन है, तो वो मूव नहीं करेगा, चूंकि इनर्शिया उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। वेयर डज द कॉइन सो सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि वेयर डज द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे। यहाँ पे क्या कॉइन जो है वो कार्डबोर्ड में फ्लाइज अवे, दूसरी तरफ उड़ के चला जाएगा, ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। कंसीडर एनदर, वेयर डज, क्या वहाँ पे मूव कर जाएगा, या उसके साथ वहाँ पे किसी और जगह पे उसकी सिमत जो है ना वो कर लेगा। तो ज़ाहिर है आप जब इसको आप हरकत देंगे, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, तो वो भी उसकी जो फ्रैक्शन की सॉरी इनर्शिया की वजह से उसकी जो हालत है वो भी उसमें चेंज हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हम जो है ना कंसीडर एनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कट ए स्ट्रिप ऑफ ए पेपर, एक पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है, और यहाँ पे कुछ कोइंस वगैरह 3.6 में इस फिगर में जो दिखाए गए हैं, वो आप उसको देखने की कोशिश करके पुल आउट द पेपर स्ट्रिप अंडर द कोइन विद ए जर्क, और इसके ऊपर जो है ना आपने कोइंस रखे और थोड़ा सा आपने वो पकड़ा हुआ है आपने जो पेपर है, तो इसमें वो क्या वो जर्क करेंगे। इसकी एग्जांपल आप देखेंगे। डू यू सक्सीड इन पुलिंग आउट द पेपर, क्या आप इसमें कामयाब होंगे कि पेपर को स्टेप अंडर द स्टैक्ड कॉइंस विदाउट लेटिंग देम टू फॉल, के उनको गिरने से बेहतर कि आप वहां से जो उसका पेपर है उसको मूवमेंट कर सकेंगे। क्या आप इसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं, इसमें ये चीज यहाँ पे दिखाई गया। व्हाई डू यू द कॉइंस रिमेन स्टैक्ड ऑन पुलिंग आउट, क्या जो कॉइन है वो वहाँ पे बाकी रह जाएंगे। पुलिंग आउट द पेपर स्टेप क्विकली अंडर द स्टैक, यहाँ पे जो है ना वो उसका जो पेपर वगैरह है उसको जब आप करेंगे, उसके साथ मूवमेंट करेंगे, तो क्या जैसा कि कॉइन स्टैक्ड ओवर रिमेन under disturbed on pulling
द पेपर स्टेप क्विकली, यहाँ पे अगर तेजी के साथ अगर पेपर को हम निकालेंगे तो क्या वहाँ पे इसकी जो मूवमेंट हो सकती है तेजी के साथ या नहीं हो सकती अंडर द स्टैक, यानी कि उसके नीचे से, जैसा कि आपको शक्ल 3.6 में दिखाया गया है। तो इसके साथ आपने ये इनर्शिया की जो रेस्ट ऑफ मोशंस और रेस्ट ऑफ पीस की यहाँ पे जो शक्ल है वो आपको दिखाई गई है डियर स्टूडेंट। तो आप इसको इनर्शिया जैसा कि पहले भी बयान किया जा सका है कि आप ये ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे किसी भी चेंज को, किसी भी उसकी जो हालत है उसको चेंज करके या उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है उसमें चेंज करने से जो चीज़ें तब्दीली आ सकती है, तो उसके साथ जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि वो इनर्शिया से रिलेट कर पाएगी या नहीं, तो इसको यहाँ पे चीज़ दिखाई गई है। कागज़ को अपनी तरफ कैंची पर इसका रखेंगे तो सिक्का अपनी जगह पर वैसे ही पड़े रहेंगे। तो क्या सिक्का कार्ड के बोर्ड के साथ हरकत करता है? सिक्का इनर्शिया की वजह से कार्डबोर्ड के साथ हरकत नहीं करता। जब कार्डबोर्ड ग्लास से दूर जा गिरता तो सिक्का कहाँ जाता है? इनर्शिया की एक और मिसाल ज़ेर गौर लाएंगे, जैसा कि एक पट्टी यानी कि स्ट्रिप काटें और इस मेज़ पर रखें, उसके एक सिरे पर चंद सिक्के एक दूसरे का पर आपके सामने ये जो दिखाया गया है ये पहली शक्ल है, ये आपको दूसरी शक्ल है। तो इसमें क्या होगा कि आप क्या आपको सिक्कों को गिराए बगैर कागज़ को इन सिक्कों से नीचे से खींच सकते हैं, यानी कि आप द कॉइन्स फाइल्स इनटू द मतलब विद जर्क विदाउट ए जर्क, और कागज़ की पट्टी को तेज से खींचने के बाद दौरान एक दूसरे पर फटे हुए सिक्के क्यों नहीं गिरते? सो ड्यू टू इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है? किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत करता है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की हालत में नहीं जाता। नेक्स्ट आपका मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है कि आप बंदूक की गोली में इनर्शिया की मकदार बहुत कम होती है। अगर आप एक बुलेट की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आप क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, फिर इसका असर बंदूक से फायर करने पर क्यों बढ़ जाता है? दूसरी तरफ किसी सामान से लदे हुए ट्रक से टकराने वाला जिस्म बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, खुद खा ट्रक की स्पीड इतनी कम इंतहाई कम ही क्यों ना है। इस किस्म की सूरत हाल की वजाहत के लिए हम एक नई इस्लाह मुतारिफ कराते हैं जिसे हम मोमेंटम का नाम देते हैं। किसी जिस्म में इसके मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन की मकदार मोमेंटम कहलाती है। किसी जिस्म का मोमेंटम p उसके मास और वेलोसिटी के फासले ज़र्ब के बराबर होता है। सो किसी जिस्म का मोमेंटम p उसके मास और वेलोसिटी के फासले ज़र्ब के जो बराबर होता है उसको हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं? आई रिपीट अगेन, किसी भी जिस्म का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़र्फ के बराबर होता है। ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। और वो द मोमेंटम ऑफ जो होता है मतलब मोमेंटम p है इज इक्वल टू अ मोमेंट एंड वेलोसिटी 3.1 जो आपको दिया। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम्स, और इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल जो इकाई है इसको किलोग्राम पर सेकंड के नाम से हम ज़ाहिर करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के कानून जो न्यूटन के हैं, न्यूटन का पहला साइंसदान था जिसने मोशन के कवानीन मुताबिक करवाया। ये न्यूटन के जो है ना न्यूटन के मोशन के कवानीन कहलाते हैं। न्यूटन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का मोशन का पहला कानून है साकन अजसाम या यूनिफॉर्म स्पीड से खत मुस्तकीम में मुतहरक अजसाम से मुतल्लक है। और न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है बशर्ते कि इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। इस कानून का ये हिस्सा सही है क्योंकि हम देखते हैं कि अजसाम खुद ब खुद मोशन में नहीं आते जब तक कि उन्हें कोई मोशन में ना लाए। तो ये आपका न्यूटन का मसला। मेज़ पर रखी हुई किताब उसी तरह पड़ी रहेगी जब तक कोई उसको पर कोई अमल ना करेगा, कोई उस पर फोर्स ना करवाएगा। सेम इसी तरह एक मुतहरक जिस्म खुद ब खुद नहीं रुकता। एक नाहमवार सतह पर लटकाई गई गेंद इस गेंद के मुकाबले में जल्द रुक जाती है जिसे हमवार सतह पर लटकाया गया हो, क्योंकि इस नाहमवार सतह फ्रैक्शन के बायस निस्बतन ज़्यादा मज़ाहमत पेश करती है। अगर मोशन में रुकावट डालने पर फोर्स ना होती हो तो किसी जिस्म की मोशन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो लिहाजा न्यूटन के मोशन के कानून को इन अल्फाज में बयान किया जा सकता है। हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या कदम मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है बशर्ते कि इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। तो ये न्यूटन की जो है ना डेफिनेशन है।
तो इसके साथ साथ जनाब सिंस न्यूटन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डीड्स, और क्योंकि न्यूटन का पहला कानून मादे की इनर्शिया की खसूसियत से मुताल्लिक है, इसलिए इसे इनर्शिया का कानून भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो खड़े हुए मुसाफिर की आगे की तरफ झुकने लगते हैं, हरकत करने लगते हैं। इसकी वजह यह कि मुसाफिरों को जिस्म का निचला हिस्सा तो बस के साथ रुक जाता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा अपनी मोशन को जारी रखता है, इसलिए वो आगे की तरफ गिरने लगता है। जैसा कि ये बस में आपको तजर्बा बाज़ औक़ात आपने देखी होगा। नेक्स्ट आपका न्यूटन इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का दूसरा जो मोशन का कानून है। इसमें क्या होता है कि आप न्यूटन का दूसरा कानून मोशन के साथ सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक है। जब किसी जिस्म का कोई नेट फोर्स अमल कर रही हो, इसको दरअसल अल्फाज में बयान किया जाता है। जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो उसमें फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की मकदार फोर्स की मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रमोशन होती है। तो ये आपका न्यूटन के सेकंड कानून का लॉ है, जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इफ अ फोर्स, अगर एक फोर्स यानी कि एफ मास एम के जिसम में एक्सेलरेशन पैदा करे तो उस कानून के मुताबिक क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन एफ एंड ए एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एम, और ए एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइड बाय एम, यानी कि मास होगा और फोर्स है, अगर इसको साथ करें तो एम ए आपका कहलाएगा। तो इस तरह ये एक और फार्मूला यहाँ पे आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप पुटिंग के एज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और जो के है यहाँ पे कांस्टेंट के इस्तेमाल के तौर पर हो गया, मतलब एफ इज इक्वल टू के एम ए 3.2 आपकी ये जो, और इसको हम फोर्स का एसआई यूनिट कहते हैं, जिसे एन से जाहिर किया जाता है। न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक एक न्यूटन फोर्स वो है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो यस, तो ये वाला आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है। तो 3.4 में अगर आप देखेंगे, ये हमने अभी पढ़ा है, और ये आपको जो 3.4 है इसमें चूंकि चुनाचे जो आपका एक न्यूटन है, हम इस तरह जाहिर करते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर स्क्वायर, और 1 न्यूटन, और इस तरह ये आपको यहाँ पे 3.4 है, ये 3.3 है, ये 3.2, ये मसाबात आगे आपकी प्रॉब्लम्स में पुट होंगी और वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होगी। तो इस तरह आपकी इन प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व किया जाएगा। लिहाजा इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है, जैसे एग्जांपल पहले ही 1 है, और फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए 20 एन, यानी कि 20 न्यूटन फोर्स इन ए मास ऑफ 8 किलोग्राम, यानी कि हेयर जो है मास 8 किलोग्राम, फोर्स आपके 20, तो एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला लगेगा, तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया गिवन है, तो आप इसको देख सकते हैं। एग्जांपल 2 भी इसी तरह है, इसको भी डियर स्टूडेंट आप देख के अपने नॉलेज को एनहांस ही नहीं कर सकते। इन फार्मूलाज को याद करते हुए इन वैल्यूज को आप पुट करने के बाद इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। एग्जांपल 3.3 है, यहाँ पे भी आपने जो है ना रूट एंड द टाइप्स इस्तेमाल करें, यानी कि आपने यहाँ पे फोर्स आपने मालूम करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है, ये दो चीजें मालूम करनी है। तो वहाँ पे फार्मूला वही पुट करके फोर्स का फार्मूला यहाँ पे इन तमाम चीजों को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी चीजें सोल्यूशंस हैं, और मैं इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ताकि आपका टाइम जाए, क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है उसका, और आपको सिर्फ फोर्स और एक्सेलरेशन के फार्मूला को याद करने हैं। डिफाइन ऑलरेडी हमने कर दिया है, तो आप इन तमाम चीजों को इजीली स्टूडेंट्स आसानी से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मास एंड वेट है सॉरी, और इसमें क्या होता है कि आप जनरली आमतौर पर मास और वजन एक जैसी मकदारें समझ की जाती हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ये दो मुख्तलिफ किस्म की मकदारें हैं। किसी जिस्म में मादा की मकदार को इस जिस्म का मास कहते हैं, यानी कि किसी भी जिस्म के जो मादा की मकदार होती है उसको मास कहते हैं, या एक स्केलर मकदार है और इस जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से तब्दील नहीं होती। इसे आमतौर पर तराजू या बीम बैलेंस के जरिए हम मास से मवाजना करके मालूम किया जा सकता है मासेस का। ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स किसी भी जिस्म का वजन दरअसल इस पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस जमीन पर किसी जिस्म का वजन और वो फोर्स जिससे जमीन पर जिस्म को अपनी तरफ खींची चली जाती है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर मुनसर और जगह बदन से इसकी मकदार तब्दील हो जाती है। किसी जिस्म के वजन W यानी कि वेट और मास M के दरमियान मंदरजा झैल ताल्लुक जो है ना वो आपको
मिलता है या होता है या आपस में उनका रिलेशनशिप बनता है, वो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास एंड जी, यानी कि एम जी 3 आपका 5 जो है ना, वजन एक ऐसी फोर्स है, इसलिए ये एक वेक्टर है, यानी कि एसआई में इसका यूनिट न्यूटन है, जैसा कि फोर्स का यूनिट होता है, इसे सेपरेटिंग बैलेंस के जरिए मालूम किया जा सकता है, जैसा कि शक्ल 3.7 में दिखाया गया। 3.7 कौन सी है वो आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने ये नीचे 3.8 आपको दिखाई गई है, और यस 3.7 आपकी है वहाँ पे, हाँ जी ये वाली। इस तरह जो आपका है फोर्स या जिस्म के वजन को सेपरेटिंग बैलेंस के जरिए जो मापा जाता है, इस तरह आपको मापा जाता है, तो इस तरह आपकी ये चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका डियर स्टूडेंट न्यूटन का आपका जनाब थर्ड मोशन ऑफ लॉ है, और इसमें क्या होता है कि आप न्यूटन का तीसरा कानून, इस पर रिएक्शन होता है, रिएक्शन का मतलब है जो एक जिस्म इस वक्त ज़ाहिर करते हैं जब इस पर कोई फोर्स अमल पैरा हो। फर्ज करें एक जिस्म ए दूसरे जिस्म बी पर फोर्स लगाता है, एंड उसी वक्त बी भी रिएक्शन के तौर पर जिस्म ए पर फोर्स लगाता है, वो फोर्स जो जिस्म ए ने जिस्म बी पर लगाई एक्शन कहलाती है, और जिस्म बी की जिस्म ए पर जो अमल है उसको रिएक्शन कहा जाता है। न्यूटन के तीसरे कानून को मंदरजाल अल्फाज में बयान किया जा सकता है, हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है, और जो मकदार में एक्शन के मसावी हो लेकिन सीमत में उसके मुखालिफ होता है, और वो चीज़ आपको शक्ल आपको यहाँ पे 3.a में दिखाई गई है, एक्शन ऑफ द बुक एंड रिएक्शन। तो इसके साथ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक हर एक्शन के साथ जो एक रिएक्शन की फोर्स भी मौजूद होती है, और जो दोनों फोर्स जो मकदार में बराबर लेकिन मुखालफत में सीमित होती है। कार रखे एक्शन रिएक्शन एक ही जिस्म पर नहीं होती बल्कि ये दो मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करते हैं। तो इस तरह ये न्यूटन का तीसरा एक्शन और रिएक्शन का अमल होता है। कंसीडर्ड ए बुक लाइंग, और यहाँ पे शक्ल 3.8 में, यानी कि 3.8 जो है वो ऊपर हमने पहले भी देखी है, ये यस ये जो आपने देखा है, इसमें क्या होता है कि एक जिस्म किताब रखी हुई है मेज़ पर, किताब का वजन नीचे की सीमत में मेज़ पर अमल कर रहा है, ये एक्शन है। मेज़ का रिएक्शन किताब पर ऊपर की सीमत उसको अमल को कर रहा है, यानी कि उसको उठाए हुए, और एक और मिसाल पर अगर गर्म एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा, जब हवा को आज़ाद किया जाता है तो इसमें मौजूद तेजी से बाहर आती है, जिसके बाद गुब्बारा आगे की तरफ हरकत करता हुआ, इस मिसाल में गुब्बारे का एक्शन हवा पर, जिसके नतीजे में वो गुब्बारे से खारिज होती है, बाहर निकलती है, हवा का रिएक्शन गुब्बारे पर होता है, जिसकी वजह से गुब्बारा आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि हरकत करता है। 3.9 इसकी अहम शक्ल है। इसके साथ साथ एक और शक्ल है रॉकेट 3.10 में जो बताया गया है, इसमें क्या होता है कि सूर्य पर हमला किया जाता है, जब ईंधन चला जाता है तो इंतहाई गर्म गैसेज तेज रफ्तारी से इसके ज़िहनी हिस्से से खारिज होती हैं, गैसेज के शामिल का रिएक्शन और रॉकेट में हरकत का सबब बनता है। तो इस तरह ये भी एक्शन एंड रिएक्शन का जो अमल है यहाँ पे न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक यहाँ पे बयान किया गया है। नेक्स्ट है आपका जनाब, ये कोई क्विज है, इसको भी आप देखकर अपने नॉलेज को एनहांस डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। ट्रांजिशन एंड एक्सेलरेशन इन ए, यानी कि डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होती है। जैसा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो इसमें फर्ज करेंगे एक ब्लॉक डोरी के साथ लटकाया गया है, जैसा कि आपके सामने शक्ल में दिखाया गया है, और ये वाला तो एक स्टैंड से बंधा है, जैसा कि शक्ल 3.11 में है, और फर्ज करेंगे ब्लॉक का वजन W है, ब्लॉक डोरी की अपने वजन से उसको नीचे की तरफ खींचता है, इसकी वजह से धागे में टेंशन या तनाव पैदा होता है, ब्लॉक पर ये टेंशन ऊपर की जानब यानी कि अमल करता है, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट की हालत में है, ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट की हालत में है, और इसलिए नीचे की जगह अमल करने वाला ब्लॉक का वजन ऊपर की सीमत में अमल करने वाले टेंशन T से बैलेंस हो रहा है, लिहाजा डोरी में टेंशन T ब्लॉक के वजन के बराबर और मुखालिफ होगा। तो ये एक और एक्सेलरेशन की टेंशन और उसके डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आपका डोरी से मुंसलिक अजसाम की हरकत, यानी कि जो आपकी पहली है, यानी कि ए फ्रिक्शन ऑफ पुली, जब एक जिस्म को अमूदन हरकत में हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसा कि जो अमूदन हरकत ये पुली आपको दिखाई गई है, इसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फर्ज करें दो जिस्म ए और बी का बेतरतीब मास m1 और m2 है, जबकि मास m1 और m2 से बड़ा है। ये दोनों अजसाम बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक होते हैं, जिसमें टेंशन T की तब्दीली से उसकी लंबाई में तब्दीली नहीं आती। डोरी एक फ्रिक्शन पुली के अंदर से गुजर रही होती है, जैसा कि शक्ल 3.12 में दिखाया गया है, और इसमें जिस्म ए बारीक होने की वजह से एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की जानब हरकत करेगा, और इसी वक्त जिस्म बी इसी एक्सेलरेशन से ए की जानब से हरकत करेगा, क्योंकि पूरी बेवजह फ्रिक्शन है, इसलिए डोरी में हर जगह टेंशन यानी कि यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत है, इसलिए इसका वजन m1g टेंशन T से ज़्यादा होगा, बस जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स को बहुत m1gt होगी। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, जो कि दूसरा कानून क्या कहता है, आपको यहाँ पे जो बताया गया
ए इज इक्वल टू m1g और टी उसके साथ जो है ना इसके साथ रिलेशनशिप आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड रूल m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, तो 3.6 ये वाली आपकी बनती है। और क्योंकि जिस्म जो है ना इसमें भी ऊपर की तरफ हरकत करता है, इसलिए इसका जिस्म m2g डोरी में टेंशन टी से कम होगा, प्लस जिस्म पर बी अमल करने वाली फोर्स E माइनस m2g होगी। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो 3.7 है T माइनस आपका जो m2g होगा m2a यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन ए मालूम करने के लिए मसावात 3.6 और 3.7 को इसमें हम जमा करेंगे, यानी कि जब इसको हम जमा करेंगे तो आप 3.8 जैसी आपका ये वाला सिचुएशन ज़ाहिर होती है। इसके साथ साथ अगर हम इसी चीज़ को टेंशन टी मालूम करने के लिए मसावा 3.7 को मसावा 3.6 से अगर तकसीम करेंगे तो 3.9 आपकी जो है मसावात पास वजूद में आएगी। और इसके साथ साथ मंदरजा सिस्टम को हम एडवर्ड मशीन भी कहते हैं। इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिनके ग्रेविटेशनल जी इसको ज़ाहिर करता है, ग्रेविटेशनल जो मोशन होती है 3.8 में जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आगे नेक्स्ट है मसाले। मसाले क्या हैं आपकी, सबसे पहले एक बेलच के डोरी के सिरों से जो आपको गिवन दी गई है वैल्यू, और इसमें जो 5.2 किलोग्राम और 4.8 किलोग्राम दो मासेस मुंसलिक होते हैं और जो कि डोरी एक फ्रिक्शन पुली के ऊपर से गुजरती है। सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करेंगे जबकि दोनों मासेस अमूदन हरकत कर रहे होंगे। अगर m1 देखें 5.2 m2 4.8 किलोग्राम है, ए जो होगा ए का जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, हमने जो ए m1 माइनस m2 जो ऊपर m1 प्लस m2 को अगर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका जनाब आपका सोल्यूशन आपका जो ए होगा 0.4 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, एज टी इज इक्वल टू 2m1 2m2 जो हमने ऊपर मालूम किया था जो इसका मतलब टाइम है टाइम के साथ। तो इसलिए जब इनकी जगह पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका जो है ना 50 जो टी इज इक्वल टू 50 मतलब जो टाइम होता है 50 न्यूटन जो है ना आपका वो निकलेगा। बस इसका सिस्टम जो है ना एक्सेलरेशन 0.4 जो है ना मीटर पर सेकंड है। और डोरी में जो टेंशन है जिसको एन से जाहिर किया जाता है वो आपका 50 है, यानी कि टी जो है आपकी टेंशन जो है वो 50 न्यूटन है, जिसके जरिए से सारे का सारा सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच द टू एंड्स ऑफ सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो अमूदन है और दूसरी उफकी सिमत में अगर वो हरकत करेगा तो इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर ए एंड बी जो दो अजसाम है मास मिलकर m1 और m2 है और वो एक बेलच के डोरी के सिरों से मुंसलिक है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है 3.13 में। इसमें जो है ना जिस्म ए नीचे की जानब है, फर्ज करें एक्सेलरेशन ए से हरकत कर रहा है क्योंकि डोरी टेंशन की तब्दीली से इसकी लंबाई में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जिस्म बी भी उफकी की सतह पर ही एक्सेलरेशन ए से ही हरकत करेगा क्योंकि पूरी वेव फ्रिक्शन है, इसलिए डोरी में इसका यूनिफॉर्म जो है ना फ्रिक्शन होगा, यूनिफॉर्म जो है ना इसके साथ टेंशन होगा। चूंकि जिस्म ए यहाँ पे चूंकि सिंस बॉडी हरकत करता है इसलिए यहाँ पर इसका जो वजन है m1g डोरी में टेंशन t से ज्यादा होगा, बस जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स m1g माइनस टी होगी। तो इसमें ये चीजें आपको यहाँ पे ऐड करने मिलेगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कानून, जो सेकंड कानून है आपका न्यूटन का, उसका फार्मूला अगर 3.10 यहाँ पे हम लगाएंगे तो इस पर क्या होगा, सबसे पहले जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स से दर्जाजाल है, नीचे की जानब अमल करने वाला जिस्म बी का वजन m2g है। सेकंड में आपका जिस्म पर बी ऊपर की जानब हरकत करने वाला उसकी सतह का रिएक्शन r है, जिस्म बी को हम बार सतह पर उसकी सिमत में खींचने वाला डोरी में टेंशन t है। यहाँ पे तमाम चीज़ों को आपकी जो शक्ल है आपने डिनोट किया हुआ है इन तमाम चीज़ों के साथ। तो क्योंकि जिस्म बी में कोई अमूदी हरकत नहीं है इसलिए अमूदी फोर्सेस m2g और r का रिजल्टेंट सिफर होगा, बस जिस्म बी पर अमल करने वाली नेट फोर्स टेंशन है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक अगर हम इसमें देखेंगे तो t जो यानी कि जो टेंशन इज इक्वल टू m2a है, यानी कि मास और एक्सेलरेशन 3.11 में जो जहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो इस तरह ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम ऐड करेंगे, हम इन मसावात को अगर आपस में जमा करेंगे 3.10 और 3.11 को, तो ए इसमें मालूम किया जा सकता है जैसा कि a इज इक्वल टू m1 और m2 यहाँ पे 3.12 है। और अभी हम तमाम की तमाम जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपकी 3.11 यानी कि जो आपकी टेंशन है वो आपकी
यहाँ पे इस मसलात के थ्रू ज़ाहिर होगी। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल 3.5 है, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और आपने एस्केलेशन को फाइंड करना है। एस्केलेशन का फार्मूला पुट करेंगे, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो यहाँ पे आपका निकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका डायनामिक्स के लेक्चर्स का पार्ट 1। फोर्स एंड द मोमेंटम के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे पार्ट 2 में, चूंकि 30 मिनट का लेक्चर अभी तक हो चुका है और यूनिट 3 के लेक्चर्स का जो पार्ट 2 हम दोबारा डिस्कस करने के लिए हाजिर होंगे। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इन तमाम लेक्चर्स को देखने के लिए, सुनने के लिए, भारी भरकम फीस जो अपने प्राइवेट अकेडमीज में अदा कर रहे हैं उनसे बचने के लिए तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स भी जो अपलोड यहाँ पे होने वाले हैं, इंग्लिश के, बायोलॉजी के ऑलरेडी अपलोडेड हैं 9th और 10th के, उससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलो को ऑल ओवर द पंजाब यानी कि 36 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आप पंजाब के डिवीजन हैं, ये करिकुलम आपको लगवाया हुआ है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, वो आप मुस्तफीद होकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। यूनिट 3 के लेक्चर पार्ट 2 के साथ फिर हाजिर होंगे जिसमें फोर्स एंड मोमेंटम को डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।